इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण के केस की समाअत के दौरान पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने मजबूत दलाइल देते हुए कहा कि भारत ने कमांडर यादव की शहरियत का एतराफ भी नहीं किया। कौंसलर रसाई का मुतालबा कैसे कर सकता है? हुसैन मुबारक के पासपोर्ट पर दर्ज पते की जायदाद कुलभूषण की मां की मिल्कियत है। रॉ ने बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। भारत बताए कि कुलभूषण के पास मुस्लिम नाम का पासपोर्ट क्यों था? अगर भारत कहता है यादव को ईरान से अगवा किया गया तो भारत ने अब तक ईरान से राबिता क्यों नहीं किया? पाकिस्तान ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की अदालत के सबब नया पाकिस्तानी जज तैनात करने की दरखास्त भी दायर कर दी है। भारत को बैनुल-अक़वामी महाज पर एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। आईसीसी ने वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में तब्दीली न करने का इंदिया दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन का कहना है कि गवर्निंग बोर्ड के पास शेड्यूल तब्दील करने की कोई वजह नहीं। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हम भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और भारत के मैच का शेड्यूल तब्दील करने से इनकार कर दिया है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन का कहना है कि हमारे पास शेड्यूल तब्दील करने की कोई वजह नहीं। सऊदी वलीअहद के कामयाब दौरे के बाद तुर्की भी सीपैक का हिस्सा बनने को तैयार है। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा है कि सीपैक मंसूबों का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तानी हुकाम से राबिते में है। यौम पाकिस्तान की तकरीबात में शिरकत के लिए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान अगले माह पाकिस्तान आएंगे। दौरा पाकिस्तान में तुर्क सदर पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान भी करेंगे। सऊदी वलीअहद के कामयाब दौरे के बाद तुर्की भी सीपैक का हिस्सा बनने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान अगले माह पाकिस्तान आएंगे। तुर्क कौंसल जनरल का ऐलान। कराची में तुर्क कौंसल जनरल तोलंगा ओकेक कहते हैं कि दौरा पाकिस्तान में तुर्क सदर पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। तुर्की के पाकिस्तान से बेहद मजबूत रवाबित हैं जो हमेशा आगे बढ़े हैं। कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान से यकसा तिजारत के ख्वाह हैं। दिफा के शोबे में भी ताउन बढ़ाएंगे। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का शाही फरमान जारी कर दिया गया है। रियासत के सिफारत खाने और जद्दा काउंसिल खाने को फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत की गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की सुनी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर शाह सलेमान ने पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। वज़ारत खारजा ने सऊदी अरब में सफारत खाने और कौंसल खाने को हिदायत जारी कर दी। वज़ारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी शहरी कफाला निज़ाम और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के तहत मुख्तलिफ मुकदमात में कैद हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर शाह मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। 2107 पाकिस्तानियों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया। सऊदी हुकूमत बाकी पाकिस्तानियों के केसेस का भी जायजा लेगी। एफआईए के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चीनी बाशिंदे की पाकिस्तानी लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी है। इमिग्रेशन हुकाम ने चीन जाने वाली परवाज से पाकिस्तानी लड़की को ले जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक चीनी बाशिंदे ने 5 लाख के एवज लड़की को उसके वालिदैन से खरीदा। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान मुसाफिर दुरुस्त तफसीलात न बता सका। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस गिरफ्तारी के बारे में। जी बिल्कुल, इस तरह से एफआईए ने आज एक अहम कार्रवाई की है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने चीनी बाशिंदे की पाकिस्तानी लड़की को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी है। इमिग्रेशन के हुकाम ने चीन की शहरी को गिरफ्तार कर लिया जबकि लड़की को बाजियाब करा लिया गया है। इमिग्रेशन हुकाम ने चीन जाने वाली परवाज से मुसाफिर को ऑफलोड किया। चीनी बाशिंदे ने 5 लाख के एवज लड़की को उसके वालिदैन से खरीदा। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान मुसाफिर दुरुस्त तफसीलात ना बता सका। मजीद तफ्तीश के लिए मुसाफिर और बाजियाब लड़की को एफआईए के इंसानी स्मगलिंग सेल मुंतकिल कर दिया गया जबकि लड़की ने इंकशाफ किया है कि चीनी बाशिंदे ने उसके वालिदैन से उसे 5 लाख के एवज खरीदा और चीनी बाशिंदा उसको चाइना ले जाना चाहता था। ताहम लड़की ने बयान दिया है कि वो चाइना नहीं जाती थी। ताहम एफआईए ने दोनों को मजीद तफ्तीश के लिए तहवील में ले लिया है। तहवील में ले लिया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کرے گا۔ ڈویژن بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سماعت پر خواجہ حارث نے نواز شریف کی بیماریوں سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ عدالت نے نواز شریف کی جناح اسپتال کی نئی میڈیکل رپورٹ بھی طلب کر لی تھی۔ اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے، یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت پر سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کرے گا۔ ڈویژن بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ہے، جبکہ گزشتہ سماعت پر خواجہ حارث نے نواز شریف کی بیماریوں سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا تھا۔ عدالت نے نواز شریف کی جناح اسپتال لاہور کی نئی میڈیکل رپورٹ بھی طلب کی تھی۔ جناح ہاسپٹل میں لاہور میں سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف زیر علاج ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی ہیں۔ شریف جناح ہاسپٹل میں، جہاں پر سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف زیر علاج ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے برطانیہ جانے کے لیے پاسپورٹ قومی اسمبلی کے ویزا سیکشن میں جمع کروا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے۔ شہباز شریف لندن میں حمزہ شہباز شریف اور فیملی کے اراکین سے بھی ملیں گے۔ شہباز شریف اپنے خاندان میں آنے والے نئے مہمان اپنی پوتی سے بھی ملیں گے۔ شہباز شریف کی ہفتے یا اتوار کو لندن روانگی متوقع ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے میگا منی لانڈرنگ سکینڈل میں مقدمہ کراچی سے منتقل کروانے کی نیب کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ فاضل جج کی رخصت کے بعد سماعت 5 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ انور مجید اور عبدالغنی مجید کی درخواست ضمانت کی سماعت بھی 5 مارچ کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ انور مجید اور عبدالغنی مجید نے بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی تھی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے جنید شاہ سے۔ جنید، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، دیکھیے بیٹک کورٹ میں اربوں روپے میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی گئی۔ نیب کی جانب سے مقدمہ اسلام آباد منتقل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست کی بھی سماعت کی گئی، تاہم فاضل جج کے رخصت کے باعث سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ انور مجید اور عبدالغنی مجید کی درخواست ضمانت کی سماعت بھی 5 مارچ کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جبکہ سماعت کے دوران فریاد تالپور کے وکیل سعادت اوان، انور مجید کے وکیل جمشید ملک عدالت میں موجود تھے۔ ملزمان کے وکلاء سے دلائل جو ہے وہ آج طلب کیے گئے تھے، تاہم فاضل جج کے نہ ہونے کی باعث جو ہے وکلاء طرفین اپنے دلائل نہ دے سکے اور سماعت ملتوی کر دی گئی۔ بہت بہت شکریہ جنید شاہ آپ کا۔ اور اب یہ خبر ہے احتساب عدالت اسلام آباد سے، جہاں پر آج نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے ریفرنس پر سماعت ہوگی۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کریں گے۔ عدالت کی جانب سے آج ڈاکٹر بابر اوان کی بریت پر فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شریک ملزم سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد کی بریت کی درخواست پر بھی فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آج نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے ریفرنس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ عدالتوں اور سائرین کی سیکیورٹی پول پو بنانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ سی سی پی او لاہور پر تفصیلی رپورٹ سمیت آئندہ سماعت پر طلب کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق پولیس کے کاہل اور سست اہلکاروں کی وجہ سے عدالتوں کی سیکیورٹی ناقص ہو چکی ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے شعیب علی سے۔ شعیب، بتائیے گا یہ درخواست کس کی جانب سے دائر کی گئی تھی؟ بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے آج ایڈوکیٹ ندیم سرور کی درخواست پر یہ سماعت کی ہے۔ آج سرکاری وکیل کی جانب سے کیس کی تیاری کے لیے مہلت طلب کی گئی تھی، جس پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر سی سی پی او لاہور کو تفصیلی رپورٹ سمیت طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار کا یہ موقف تھا کہ پولیس کی ناقص سیکیورٹی کے باعث 9 فروری کو سیشن کورٹ لاہور میں ایک سائل کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے کاہل اور سست اہلکاروں کی وجہ سے عدالتوں کی سیکیورٹی ناقص ہو چکی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ آئی جی پولیس سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات لاپرواہی برتنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت سائلین اور عدالتوں کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ درخواست گزار نے یہ استدعا کی ہے کہ عدالتوں کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں اور سیکیورٹی کے لیے چست اور بہادر پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کا حکم دیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ، شعیب علی اپڈیٹ کر رہے تھے۔
आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि कौमी असेंबली इजलास आज 4 बजे होने जा रहा है। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में मिनी बजट पर बहस होगी। ऐवान का माहौल खुशगवार रखने के लिए 3 बजे स्पीकर ने हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी बुला लिया है। अपोजिशन का भी लाहे अमल के लिए इजलास तलब कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी इजलास से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनी बजट की मंजूरी के खिलाफ मुजाहमत का ऐलान कर सकते हैं। कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं जो कि होने जा रहा है आज 4 बजे। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में मिनी बजट पर बहस होगी। ऐवान का माहौल खुशगवार रखने के लिए 3 बजे स्पीकर ने हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी बुला लिया है। ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन का भी लाहे अमल के लिए इजलास तलब कर लिया गया है। आसिफ अली जरदारी इजलास से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनी बजट की मंजूरी के खिलाफ मुजाहमत का ऐलान कर सकते हैं। लाहौर में एलडीए अफसरान नैब और एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। एफआईआर दर्ज होने से अफसरान ने दफातर में आना छोड़ दिया है, जबकि साइलिन चक्कर काटने पर मजबूर है। महकमा एंटी करप्शन ने 17 अफसरान पर एफआईआर दर्ज की थी। जराये का कहना है कि 100 के करीब अफसरान और मुलाजमीन की करप्शन इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर महकमा एंटी करप्शन ने यह लिस्ट तैयार की। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि लाहौर में एलडीए अफसरान नैब और एंटी करप्शन के निशाने पर हैं। एफआईआर दर्ज होने से अफसरान ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर में आना छोड़ दिया है, जबकि साइलिन चक्कर काटने पर मजबूर है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अदनान अजीज से। अदनान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, अवैध ये जो एलडीए के जो अफसरान है इसमें मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग टाउन प्लानिंग के उन पे जो 17 अफसरान पर हालिया दिनों में जो एंटी करप्शन की जानिब से एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन रात देखने में यह भी आया कि जो डीजी एलडीए आमना इमरान खान है उन पे भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से अफसरान ने दफातर में आना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो दूर दराज इलाकों से जो साइदीन आते हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम की सहूलत के लिए जो 1 विंडो सेल बनाया गया था वहाँ पे के जो फाइल सबमिट करवाई जाएगी ताकि जो मुतल्लिका अफसरान को भेजी जा सके, लेकिन वहाँ पे जो अफसरान जो अपने कमरों में मौजूद नहीं है, जो 1 विंडो पे फाइलों के ढेर लगे पड़े हैं क्योंकि अफसरान के ना आने से, क्योंकि अफसरान पहले ही एफआईआर में नामजद है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑफिस आना बंद कर दिया गया है। जरा का ये भी कहना है कि एंटी करप्शन की जानिब से 100 के करीब जो एलडीए के अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जिनको शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। और हालांकि जो डीजी एलडीए हैं वो भी अपने दफातर में और जो एडीजी हैं वो भी बहुत कम बैठते हैं क्योंकि जरीब सस्ती हैं, उन पे भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साइदिन का ये कहना है कि जो उनके पीएस हैं उनसे अगर बात की जाए कि डीजी एलडीए आमना इमरान खान से मुलाकात करवा दे तो आगे से जवाब ये मिलता है कि मैडम कोर्ट में है, जो उसके अलावा या नैब में पेश हुई हैं। इसके अलावा जो मुतल्लिका अफसरान है वो भी दफातर नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान अजीज आपका। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मिशन अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से ताउन पर तैयार हो गया। आलमी इदारे ने पाकिस्तानी नौजवानों के लिए $30 मिलियन फंड्स फराहम करने का ऐलान कर दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए $30 मिलियन मुख्तस कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और यूएन हुक्काम ने मुलाकात में पाकिस्तानी नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करने का फैसला किया है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मिशन अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान से ताउन पर तैयार हो गया है। इसी पर बात करेंगे शहबाज अहमद से। जी शहबाज। इसको बाकायदा इमरान खान देंगे। अब इसके लिए अच्छी खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हो। $30 मिलियन जो अकाउंट ने फंड फराहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो है उनके मुआविन ख़ुसूसी जो उस्मान डार और यूएन हुक्काम की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है और चाहते हैं कि नौजवानों को मुल्की तरक्की में मौसर किरदार अदा करने का मौका दें। उस्मान डार ने कहा कि नौजवानों को कम करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। मुतादिद सूबों का फ्रेमवर्क जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसकी लॉन्चिंग जो है वो बहुत जल्द करने जा रहे हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं और नौजवानों को कामयाब बनाना असल हदफ है। और यूएन ने कहा है कि ये कामयाब जो जवान प्रोग्राम है उसके चेयरमैन जो है वो उस्मान डार ही होंगे। यूएन हुक्काम ने इस मुलाकात में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर नौजवानों की तरक्की के लिए काम करें। हुकूमती सतह पर नौजवानों की सरपरस्ती बेहतरीन कदम है। तो ये जो नौजवान प्रोग्राम है इसके लिए तमाम तैयारियां जो है हातिम मराहिल में दाखिल है और बहुत जल्द प्रोग्राम का बाकायदा इसकी जो लॉन्चिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में करेंगे और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मार्च में इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा और इससे 2 लाख नौजवान जो है वो फायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका।
اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں بورڈ آف گورنرز کے حکومتی فیصلے کے خلاف ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ ملازمین نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو ڈی چوک کا رخ کریں گے۔ پیمز ملازمین نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اپنے مطالبات منوائیں گے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہم او پی ڈیز بند کر کے اوقات کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے عائشہ شعیب سے۔ عائشہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیے پیمز اسپتال کو بورڈ آف گورنرز کے ماتحت کرنے کے حکومتی فیصلے کے بعد جتنے بھی پیمز ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر انتظامیہ کے دفتر کے سامنے احتجاج ہوتا تھا، لیکن آج پیمز کے جتنے بھی ملازمین ہیں انہوں نے وی سی آفس تک ریلی نکالی، وہاں پر مارچ کیا۔ شدید نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری رہا، بینرز اٹھا رکھے تھے اور بار بار ان کا یہی کہنا تھا جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مریضوں کی بات کی جائے تو اس دوران جو ہے وہ او پی ڈی سروس کا بھی مکمل طور پر ڈاکٹروں کی جانب سے بائیکاٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا، لیکن اس کا دائرہ کار مزید آج بڑھایا گیا اور 10:30 بجے تک ڈاکٹروں کی جانب سے احتجاج رہا۔ لمبی لمبی مریضوں کی بھی لائنیں نظر آئیں، جبکہ جتنے بھی یہاں پر پیمز کے ملازمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے آج یہاں پر نرسز، پیرامیڈکس اور ڈاکٹروں کی بہت بڑی تعداد نظر آئی جو احتجاج میں شریک تھے، نعرے بازی ہوتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بینرز بھی اٹھائے رکھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کا یہاں پر احتجاج جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے آج یہ بات بھی کی ہے کہ انہوں نے 3 روز کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی، آج ان کی ڈیڈ لائن کا آخری دن ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کل تک اگر کسی حکومتی رہنما نے ان سے مذاکرات نہ کیے اور ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ نہ مانے تو وہ ڈی چوک یا پریس کلب کی جانب مارچ کریں گے۔ اور اس صورت میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل جو ہے اگر ان کے ساتھ کسی بھی رہنما نے بات کرنے کی کوشش نہ کی تو کل مکمل طور پر او پی ڈی سروس کو بھی بند رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جتنی دیر یہاں پر احتجاج رہا وہاں پر مریضوں کو جو ہے وہ دیکھ بھال بالکل نہیں کی گئی۔ سامنا رہا۔ بہت شکریہ عائشہ شعیب آپ کا۔ اور اب ایک نظر سوشل راؤنڈ اپ پر۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ساتھی گارڈ کی اتفاقیہ گولی چلنے سے ایک سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت مظہر علی کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں حسین آباد کے قریب نجی اخبار کے فوٹوگرافر کو مسلح ملزمان نے لوٹ لیا۔ فوٹوگرافر قیصر سے 2 ملزمان کیمرہ، لیپ ٹاپ اور موبائل فون لے کر فرار ہو گئے۔ لاہور میں چوکی شیر شاہ پولیس نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ گرین ٹاؤن کے 9 سالہ احمد پر وحشیانہ تشدد کیا، ہیٹر پر بٹھا کر الٹا لٹکا کر تشدد کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کارروائی کا حکم دے دیا۔ تھانے دار سمیت 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، گرفتار کر لیا گیا۔ چنیوٹ کے علاقے میں موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 بھائی رضوان اور رحیم جاں بحق، 1 زخمی۔ میرپور خاص میں مسافر وین الٹنے سے 15 افراد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل۔ حادثے کا شکار ہونے والوں کا تعلق بھیل برادری سے ہے۔ کسی عزیز کی آخری رسومات سے واپس آتے ہوئے سمن گوٹ میں حادثہ پیش آیا۔ خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع میں 10 سالہ ترقیاتی پروگرام تنازعات کا شکار ہو گیا۔ صوبائی حکومت نے اصلاحاتی پروگرام میں بیوروکریسی، منتخب نمائندوں، مقامی حکومتوں اور قبائلی عوام کو شامل نہ کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ مشیر برائے قبائلی اضلاع اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ قبائلی اضلاع کے وسائل پر پہلا حق وہاں کے عوام کا ہے۔ پشاور سے لحاظ علی کی رپورٹ۔ قبائلی اضلاع میں 10 سالہ ترقیاتی پروگرام، خیبر پختونخوا حکومت نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ قبائلی اضلاع میں آئندہ 10 سال میں 1000 ارب روپے سے زائد کی رقم ترقیاتی پروگراموں پر خرچ کی جائیں گے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر برائے قبائلی اضلاع اجمل وزیر کا کہنا ہے اصلاحاتی ایجنڈے میں مقامی حکومتوں، روایات اور منتخب نمائندوں سمیت مقامی عوام کا کردار دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس میں کوئی چیز مسنگ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو ہم نے آن بورڈ لینا ہے، ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے لینا ہے، وہاں کے علماء کو ہم نے آن بورڈ لینا ہے، وہاں کے مشران کو ہم نے آن بورڈ لینا ہے۔ چیف سیکرٹری سلیم خان نے کہا بیوروکریسی کو بند کمروں سے نکل کر عوام کے مسائل کو سمجھنا ہوگا۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ لحاظ علی، نیو نیوز، پشاور۔
पाक चीन माहिरीन ने सीपैक को तालीम के शोबे में भी अहम करार दे दिया है। कहते हैं सीपैक से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी बल्कि मुआशी बेहतरी के साथ साथ आला तालीम के शोबे में भी इनकलाबी तब्दीलियां आ सकती हैं। पेशावर से देखिए मोहम्मद इजाज आफरीदी की रिपोर्ट। पेशावर में हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल सीपैक कॉन्फ्रेंस, खैबर पख्तूनख्वा और चाइना की यूनिवर्सिटियों से नुमाइंदों की शिरकत, आला तालीम के शोबे में सीपैक की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इक्तिसादी जो ये राहदारी दोनों मुल्कों के दरमियान खुल रही है, जो बन रही है, ये चीज़ बहुत बेहतरीन है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिएगा कि उनका कल्चर यहाँ आएगा, हम अपना कल्चर वहाँ पर लेकर जाएंगे और वो तमाम की तमाम मिक्सअप अपना बेहतरीन तरीके से नज़र आएगा। मुकर्रीन का कहना था कि सीपैक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम का मंसूबा नहीं बल्कि इस मंसूबे से हर शोबे को तक़वियत मिलेगी। चीनी माहिरीन ने मंसूबे को पाकिस्तान और चीन के लिए अहम करार दिया। CPAC is very important for Belt and Road initiative initiated by China, and is also very important for cooperation between China and Pakistan specifically. माहिरीन का कहना था कि सनतों की तरक्की से हवा में कार्बन की मिकदार बढ़ रही है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से आबी बहरान का खदशा है। इस मद में भी इकदाम की जरूरत है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ मोहम्मद इजाज अफरीदी, न्यू न्यूज़। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में रिमझिम पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान की नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उधर बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल हो गया है। कोयटा, कल्लात, योब, मकरान डिवीजन बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा में बारिश जबकि ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला रात गए से जारी है। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला दाखिल हो गया है। रात गए सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, कहीं तेज़ मूसलाधार बारिश, कहीं जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कोयटा डिवीज़न, कल्लात डिवीज़न, योब डिवीज़न और मकरान डिवीज़न के बेशतर अजला में जो है बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली के फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। तकरीबन शहर के बेशतर इलाके जो है बिजली से महरूम है। मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप होने की इतलात भी हैं और इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए, महकमा मौसमियात का ये कहना है आज आइंदा तकरीबन 24 घंटों के दौरान 24 से 48 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में इसी तरह बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी रहने का इम्कान है। जी, और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर बादलों के डेरे हैं। गुज़श्ता रात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। आज शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे मोना सिद्दीकी से। मोना, बताइएगा कैसा है शहर कायद का मौसम? जी, शहर कायद में सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार है। बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। गुज़िश्ता रात और सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी का भी सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल शहर कायद में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे और इसका इंतज़ार जो है कराची के शहरी जो हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त जो है शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत सुबह के औकात में जो है वो 19.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब इस वक्त जो है वो 55% है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। कराची के शहरियों को जो है ऐसे मौसम का हमेशा ही इंतज़ार रहता है और महकमा मौसमियात की पेश गोई के बाद कराची के शहरी जो हैं वो इस बारिश को देखने के लिए और इसे भरपूर लुत्फ़ उठाने के लिए जो है इंतज़ार कर रहे हैं। जी, जलालपुर भटिया में पपीते के बागात शहर की पहचान बनने लगे। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर की रिपोर्ट। जलालपुर भटिया की ज़रख़ेज़ ज़मीन बागात के लिए बेहतरीन। अमरूद और माल्टे के अलावा अब पपीते के बागात भी इलाके की पहचान बन गए। पपीते का फल मैदे, शुगर और कैंसर की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। शहरी पपीते के बाग से मैदे और शुगर के अमराज के लिए ताज़ा फल खरीद कर ले जाते हैं। पपीता है ना, खरीदने के लिए आता हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है
और उसके अलावा शुगर के लिए भी अच्छा है। इधर जो है ना वो बाग है और हमें ताज़ा मिल जाता है, हम यहाँ से लेकर जाते हैं। पपीते का फल महंगे दामों फरोख्त होता है, जिससे काश्तकारों को अच्छी खासी आमदनी होती है। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यू न्यूज़, जलालपुर भटिया। और अब आपको बताएं कि बरतानिया की बादशाहत का ताज दादी से पोते के सर। मलिका बरतानिया ने अपने बेटे शहजादा चार्ल्स के बजाय पोते शहजादा विलियम को बादशाह नामजद कर दिया। शहजादा विलियम बरतानिया का नया बादशाह मलिका बरतानिया ने नामजद कर दिया। शहजादा विलियम के बादशाह बनने के बाद उनकी अहलिया केट मिडल्टन बरतानिया की नई मलिका बन जाएंगी। बरतानवी मैगजीन के मुताबिक मलिका ने शहजादा विलियम को बादशाहत का ताज भी पहनाया। शहजादा चार्ल्स के लिए बुरी खबर ये भी है कि मलिका ने उन्हें बरतानिया से बाहर मुंतकिल होने का भी हुक्म दे दिया है।